नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग लेकर के आपके लिए आए हैं आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का इतिहास का पहला अध्याय, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। वैसे तो ये अध्याय 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड से लिया गया है, लेकिन जो व्यक्ति इस बार टीआरई 4 में बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकेंड में और टीआरई थर्ड का जो परीक्षा हुआ उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद से और भारत में राष्ट्रवाद से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप अगर विभिन्न प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको 10वीं कक्षा में आपका जो मटेरियल्स हम लोग आपको क्लास में अवेलेबल करवाए हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो हेडिंग है, यानी हमारा जो पहला अध्याय है, इसका जो हेडिंग बनाया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चों, इसका जो हेडिंग बनाया गया है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या, और फिर जाकर के हम लोग एक एक करके इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक आईडी है जीके सिंह करके, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप संपूर्ण 10वीं कक्षा का ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करें, जहां हम आपको सभी सब्जेक्ट्स जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सभी विषयों का प्रॉपर ऑनलाइन क्लास देते हैं, और वो काफ़ी कम कीमत में उसको ले सकते हैं। यदि आप कहीं भी क्लास करते हैं और आप एक अतिरिक्त हमारा ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स में 50 से लेकर के 100 अंक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जल्द से जल्द जो है आप ऐप को डाउनलोड करिए, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारा जो नंबर है उस पर संपर्क करिए। हमारा टीम जाकर के आपको ऐप जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड करके आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपकी 10वीं कक्षा का पहला अध्याय, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, हम सबको पता है कि यूरोप जो है ये एक महादेश का नाम है। बच्चों, हम सबको पता है यूरोप क्या है, एक महादेश का नाम है। जैसे कि अभी हम लोग जो है एशिया महादेश में रहते हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो हम लोग जो जिस महादेश में रहते हैं उसका नाम है बच्चों एशिया महादेव। इसी तरह से यूरोप भी एक क्या है, महादेश है। और यूरोप में क्या है कि राष्ट्रवाद जागृत करना है, क्योंकि यूरोप एक ऐसा देश है जिसमें कि राष्ट्रवाद की कहीं ना कहीं कमी होगी, और उसमें हम लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में जानना है कि आखिर यूरोप में जो है राष्ट्रवाद कैसे फैला, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सबको पता होगा कि 1815 ईस्वी से पहले, यानी मैटरनिक युग से पहले, या फिर आप कह सकते हैं कि 1809 ईस्वी से पहले, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का राजा बना उससे पहले यूरोप जो था ये लगभग बच्चों 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। आप समझ सकते हैं कि यूरोप एक महादेश है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के राजा बनने से पहले या फिर मैटरनिक युग शुरू होने से पहले लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। अब और यहाँ पर ये जो 300 छोटा छोटा टुकड़ा था, इसमें अधिकांश जगह पर राजतंत्र था। अधिकांश क्या, आप कह सकते हो कि लगभग जगह पर यहाँ पर राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब हो गया बच्चों राजा का शासन, और हम सबको पता है कि राजा का जहाँ पर शासन होगा, राजा क्या करते थे कि किसी भी प्रकार का उसके राज्य में कोई संविधान नहीं था। मतलब राजा के मन में जो बातें आ गई उस देश के लिए वो संविधान बन जाता था। अगर मान लो आजकल क्या है कि कोई भी व्यक्ति गलती करता है उसके लिए न्यायालय है, संविधान है, कानून है, लेकिन राजा के समय में क्या होता था कि राजा के द्वारा जो बोली बोल दी जाती थी, राजा के द्वारा जो फरमान जारी कर दिया जाता था उसी को पूरे देश को मानना पड़ता था। यानी अगर क्या कि न्याय भी राजा के मूड पे आधारित होता था। जैसे मान लो किसी दिन राजा बहुत खुश है
और कोई जघन्य अपराध करके आ गया तो उस स्थिति में भी उसको माफ कर दिया जाता था। और किसी दिन राजा काफी नाखुश है और कोई व्यक्ति जरा सा भी गलती करके चला आया तो राजा उसको बड़ी से बड़ी सजा सुना देता था। तो कहीं ना कहीं ये जो 300 छोटे छोटे टुकड़े यूरोप में था, यहाँ पर राजतंत्र था और राजा क्या कर रहे थे, अपने ही किसी निजी स्वार्थ की वजह से हमेशा एक दूसरे से बच्चों लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण इनका समुचित जो है विकास नहीं हो पा रहा था। अतः यहाँ के लोगों को यह बात पता चल गया कि जब तक यूरोप में राजाओं का शासन को समाप्त नहीं किया जाए या फिर राजाओं को शासन करने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था लागू ना की जाए, तब तक जाकर के यूरोप की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूरोप के कुछ व्यक्तियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का प्रयास किया, जिसे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें बच्चों ये भी समझने वाला होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है बच्चों, वो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। इस बात को भी हमेशा आपको याद रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का जो सबसे प्रमुख श्रेय जाता है वो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। देखिए, वैसे तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक राजा था, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो एक फ्रांस का राजा था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना तो पूरे यूरोप के सभी राजाओं को यह अल्टीमेट दिया कि या तो वे स्वतः ही नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्य में आकर के मिल जाए, या नेपोलियन बोनापार्ट अपने तलवार के दम पर राजाओं की हत्या करके उसे युद्ध में हराकर उसे अपने राज्य में मिला लेगा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सिर्फ ऐसा बोला नहीं बल्कि किया भी, इन्होंने एक्शन भी लिया। जैसे कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बोलते हैं, करने कुछ नहीं है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि बोलने के साथ साथ इन्होंने उसको किया भी। और नेपोलियन बोनापार्ट के प्रयास से जो यूरोप लगभग पहले 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों विभाजित था, वो अब 33 टुकड़ों में विभाजित बच गया। आप समझ सकते हैं, जो यूरोप 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के इस अभियान की वजह से ये 33 टुकड़ों में सिमट गया। इसका मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो किसको जाता है बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। तो ये था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग और भी आए जिन्होंने अपना अपना यूरोप के राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया। मैजीनी था, काउंट काबूर था, गैरीबाल्डी था, विस्मार्क था, बहुत सारे लोग बाद में आए जिन्होंने यूरोप में अपना राष्ट्रवाद फैलाने का प्रयास किया। तो हम लोग इसके लिए एक अलग से थ्योरी वाला वीडियो बनाए हैं जिसमें पूरा का पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का जो थ्योरी है उसका हम लोग अध्ययन किए हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको इसका जो हेडलाइंस बना हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पे आज हम लोग डिस्कस किए। और आप लोग सीधे चलते हैं आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी ओर। यानी आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना है उसकी जो पहला ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग आज अध्ययन करते हैं। बालक, पहला सवाल है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी कौन था। अब आपको पता ही होगा कि इटली और जर्मनी भी क्या था, ये भी हमारा यूरोप का ही देश है। और अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए तो समझ सकते हैं कि यूरोप का एकीकरण काफी आसान था। लेकिन इटली और जर्मनी के एकीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा थी बच्चों वो था ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, इटली और एकीकरण के जो सबसे बड़ी बाधा थी बच्चों वो था ऑस्ट्रिया। आप सोच रहे होंगे सर ऑस्ट्रिया क्यों चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनको लगता था कि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो इसके वर्चस्व में कमी आ जाएगी। जैसे कि आप जानते होंगे किसी किसी गांव में क्या होता है, अनरा में कान्हा राजा होता है। जैसे कि गांव में कोई एक ऐसा लोग होता है दबंग टाइप का जो गांव के सभी लोगों को आपस में अलग अलग करके रखना चाहता है। और अगर कोई व्यक्ति गांव के सभी लोग को एकजुट करना चाहता है तो उस गांव के जो दबंग टाइप के लोग रहते हैं जिनको लगता है कि अगर सब एक हो जाएगा तो उनकी चलती कम हो जाएगी, तो उसी टाइप का देश था ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी ये सभी यूरोप का हिस्सा था। लेकिन यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल रही थी और यूरोप के लोग आपस में एकत्रित होना चाहता था और बहुत सारे राष्ट्रवादी व्यक्ति इसको एक करने के प्रयास में लगे भी थे। लेकिन ऑस्ट्रिया यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, चूंकि इनको लगता था कि यदि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो इनके वर्चस्व में कमी आ जाएगी।
तो हमारा एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो डिस्कशन करने आए हैं उसमें कुछ अतिरिक्त भी लेकर आए, जैसे इस प्रश्न से जुड़े हुए जो कुछ रोचक तत्व होंगे उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका थ्योरी भी मजबूत होगा और बहुत सारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने देखा था क्या था, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, तो आंसर हो गया ऑस्ट्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से जान लेते हैं कि ऑस्ट्रिया आखिर ऐसा क्यों चाहता था। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रिया का जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री था उसका नाम था मेटरनिक। आपको पता होगा कि 1815 ईस्वी में जब यूरोप के सभी राजा काफी अधिक भयभीत हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपको पता था कि नेपोलियन बोनापार्ट तलवार के दम पर 300 यूरोप के छोटे छोटे प्रांतों को जीत करके आपस में एक करना चाहते थे, और ये इन्होंने इस प्रयास में सफल भी रहा, यानी 300 प्रांतों को इन्होंने 33 प्रांतों में बांट दिया। और जब 33 प्रांत बच गया, आपको पता होगा कि ये 33 राजा जो है ना सब आपस में मिल करके वियना में सम्मेलन कर लिया। समझे, ऑस्ट्रिया की राजधानी हुआ करती थी वियना, जहां पर जाकर के इन्होंने सम्मेलन कर लिया। और जो मेटरनिक था, यहाँ जो लिखा हुआ है मेटरनिक, मेटरनिक को इन्होंने अपना अध्यक्ष मान लिया, और मेटरनिक की अध्यक्षता में ये यूरोप का वो सब आपस में मिल गया। और जब इसकी सूचना नेपोलियन बोनापार्ट को मिली थी तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस छोड़ करके भाग गया था, इतना ज्यादा मेटरनिक से भयभीत हो गया था। यानी कह सकते हैं कि 1815 ईस्वी के बाद यूरोप में एक नया युग शुरू हो गया था जिसको हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। लेकिन मेटरनिक भी क्या था, एक राजा ही था और वो राजतंत्र को ही सपोर्ट करता था। और अब जो इटली में एकीकरण हो रहा था या जर्मनी में एकीकरण हो रहा था तो मेटरनिक क्या करता था, उसका विरोध करता था। तो क्यों विरोध करता था, क्योंकि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री था, वह यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवादी आंदोलन का खिलाफ था। यानी आपको पहले ही बताया कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो रही थी या यूरोप एक एकीकरण के जो मूड में था, इसका ये क्या कर रहा था, विरोधी था। उसे डर था कि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए, अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया की शक्ति और प्रभाव में कम हो जाएगा। मैंने पूर्व में भी बताया था, उनको डर लग रहा था कि यदि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसलिए उसने इटली और जर्मनी को एकीकरण होने के प्रयास में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझा दिया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम लोग पहला जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है हमारा कि जर्मनी का एकीकरण, बच्चों कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। हमारा जो क्वेश्चन है कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो किस वर्ष पूरा हुआ, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी का जो एकीकरण है बच्चों वो 1971 ईस्वी में जो है वो संपूर्ण हुआ। और कब हुआ, तो याद रखिएगा ये हुआ है 18 जनवरी 1971 ईस्वी को, 18 जनवरी 1971 ईस्वी को। कब, जब लड़ाई चल रहा था, यानी आप समझ लीजिए कि बिस्मार्क जो कि जर्मन डाटा में पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था, याद रखिएगा, वो जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। और जर्मनी के एकीकरण करने के लिए उन्होंने लौह एवं रक्त नीति का भी अवलंबन किया था बच्चों, याद रखिएगा। और उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी किससे, फ्रांस और पर्सा के बीच। और इस युद्ध में आपको बता दें कि फ्रांस की हार हुई थी, इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। और जब फ्रांस हारा था तो वहीं से जो है, आप याद रखिएगा, वहीं से जो है आपका जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो याद रखने वाली बात है कि जर्मनी का जो एकीकरण है बच्चों ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन इसमें भी हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी भूमिका थी बच्चों बिस्मार्क की। फिर पूछेगा कि आखिर बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क जो है ये जर्मन डाटा में, क्योंकि जर्मन में जो सांसद होते हैं ना, जैसे हम लोगों के यहाँ सांसद होता है तो वहां जर्मन में सांसद को बोलते हैं डाटा, क्या बोलते हैं, डाटा। और उसी में जर्मन डाटा में ये जो बिस्मार्क है ये पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था, याद रखिएगा, जर्मन डाटा में बिस्मार्क जो है वो क्या करता था, पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था।
और अब चूंकि ये एक प्रतिनिधि था, लेकिन इसको लगता था कि हम लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी का एकीकरण करें, तो इसके लिए सेना की जरूरत थी। तो बिस्मार्क ने क्या किया, एक राजा से सहायता मांगी, का नाम था बच्चों विलियम फर्स्ट, याद रखिएगा उस राजा का नाम था विलियम फर्स्ट। और विलियम फर्स्ट ने क्या किया, अपनी सेना बिस्मार्क को दिया और बिस्मार्क उन सेना की मदद से जर्मनी का एकीकरण किया। और फाइनली जर्मनी का एकीकरण जो है वो हुआ 1871 ईस्वी में। कब हुआ, 1871 ईस्वी में। अगर पूछेगा किस युद्ध के बाद हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ फ्रांस पर्सिया युद्ध के बाद हुआ। इसमें जो है फ्रांस की हार हुई थी और पर्सा की जीत हुई थी। और अगर इसका डेट पूछ दे तो याद रखिएगा 18 जनवरी 1871 ईस्वी को। और इसमें इसके बाद क्या हुआ, आपको पता है कि विलियम फर्स्ट जो कि उस समय भी राजा था, उस विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। याद रखिएगा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं नंबर 3 पे। क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। आप सबको पता है कि लाल कुर्ती जो है एक सेना का नाम है। याद रखिएगा लाल कुर्ती क्या है जी, एक सेना का नाम है। और इस सेना का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था गेरिबाल्डी। याद रखिएगा उसका नाम था बच्चों गेरिबाल्डी। हमने जो थ्योरी वाला हमारा वीडियो आया था उसमें हम आपको बताए थे कि गेरिबाल्डी जो था ये एक पेशा से एक नाविक थे। पेशे से ये क्या थे, नाविक थे। याद रखिएगा थोड़ा सा हम इसको डिटेल से आपको बता दे रहे हैं। ये जो गेरिबाल्डी है बच्चों, ये पेशे से क्या था, नाविक था। जैसे कि हम पेशे से क्या, हम पेशे से एक टीचर है, इसी तरह से गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। नाविक का मतलब क्या, ये एक बहुत बड़ा जहाज चलाता था जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेवी। इसके पास स्वयं का अपना एक बहुत बड़ा जहाज था। लेकिन जहाज चलाते चलाते एक दिन इन्हें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई और इन्होंने अपना जहाज बेच दिया और जहाज पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इन्होंने अपने यहाँ सेना में बहाल कर लिया। और बच्चों उस सेना का नाम दिया लाल कुर्ती। याद रखिएगा उस सेना का नाम दिया लाल कुर्ती। तो आप सोच रहे होंगे सर सेना का तो नाम लाल कुर्ती क्यों दे दिया, और भी तो कोई नाम लिख सकता था। जैसे हमारे यहाँ सेना है तो हम लोग पंजाबी रेजिमेंट रखते हैं, समझे ना, लेकिन या फिर गोरखा रेजिमेंट रखते हैं, तो इसका नाम लाल सेना क्यों रख दिया, क्योंकि इसका जो लाल माने कि गेरिबाल्डी ने जिस सेना को बनाया था उस सेना का जो ड्रेस था ना, उसका जो कमीज था ना, वो लाल कलर का था। इसलिए इन्होंने इस पूरे सेना का नाम रख दिया लाल सेना। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, गेरिबाल्डी ने किया, और क्यों किया इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल से जान लेते हैं। देखिए लाल कुर्ती एक स्वयंसेवी सैनिक था। आपको बता ही दिया कि जो भी मैटरनिक के शिप पर, मतलब जहाज पर जो भी नाविक काम करते थे, और जब उन्होंने अपना जहाज बेचा तो उन्होंने एक स्वयंसेवी सैनिक दल बना लिया और उस सैनिक दल का नाम रख दिया क्या जी, लाल कुर्ती। इसका गठन इटली के एकीकरण के लिए किया गया। आपको पता है कि क्या बोलते हैं, गेरिबाल्डी में का एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई और वो जो है इटली का एकीकरण करने के उद्देश्य से एक सेना का गठन किया जिसका नाम रखा गया लाल कुर्ती। क्या सैनिक लाल रंग की कमीज पहनता था। मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो गेरिबाल्डी ने जिस सेना का गठन किया बच्चों, वो लाल रंग का कमीज पहनता था, इसलिए इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती के भी नाम से जानते हैं। इस सेना ने 1860 ईस्वी में सिलिस और नेपल्स, याद रखिएगा ये दोनों जो है आपका इटली का एक छोटा छोटा प्रांत है जिसका नाम है सिलिस और नेपल्स, को जीतकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जरा सोच लीजिए कि एक जो व्यक्ति नाविक था और उन्होंने इटली के छोटे छोटे प्रांतों को जीत करके आपस में एक करने का प्रयास किया। इसका मतलब है कि इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का योगदान जो है बच्चों ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए हम लोग आप थोड़ा सा डिटेल आपके लिए लाते हैं ताकि आपका थ्योरी भी जो है कंप्लीट हो जाए। अगला सवाल है आपका कि एंड्रियोनापोल की संधि किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1829 ईस्वी में। यानी एंड्रियोनापोल की जो संधि है ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। अब थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि ये संधि किस वजह से हुई थी। तो देखिए यह संधि ट्रेटी ऑफ एंड्रियोनापोल के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो आपने यहाँ पर इस संधि को देखा जिसका नाम था एंड्रियोनापोल की संधि,
इस एड्रियानोपोल की संधि को हम लोग ट्रेटी ऑफ एड्रियानोपोल के भी नाम से जानते हैं। यह संधि रसिया और ओटोमन एम्पायर्स, ओटोमन एम्पायर्स को हिंदी में बोलते हैं तुर्की साम्राज्य, यही तुर्की साम्राज्य है जो यूनान पर भी अपना अधिकार स्थापित करके रखा था। याद रखिएगा, रसिया और ओटोमन साम्राज्य के बीच हुई थी यह संधि रेस्को टर्किश वार यानी 1828 और 29 के बाद हुई। यानी ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई को मैनेज करने के लिए 1829 ईस्वी में जो है ये संधि लाई गई थी, और इस संधि का नाम रखा गया था बच्चों एड्रियानोपोल की संधि। याद रखिएगा, एड्रियानोपोल की संधि। अगर हम शॉर्ट सारांश में कहें तो यह युद्ध के बाद दोनों देश आपस में कंप्रोमाइज करने के लिए एक संधि किया था 1829 ईस्वी में, जिसको हम लोग एड्रियानोपोल की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में किन के बीच कंप्रोमाइज हुआ था? तो याद रखिएगा, रसिया और ओटोमन साम्राज्य के बीच कंप्रोमाइज हुआ था, रसिया और ओटोमन साम्राज्य के बीच कंप्रोमाइज हुआ था। अगला सवाल है बच्चों की सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ है? तो याद रखिएगा, सीडान का जो युद्ध है वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। या किसके बीच हुआ था जी? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो किस कारण से हुआ था? तो याद रखिएगा, जो हमारा सीडान का युद्ध है वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ये तो आंसर हो ही गया। कब हुआ था? तो याद रखिएगा, यह युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस को पर्सा युद्ध के दौरान लड़ा गया था। इस युद्ध में पर्सा की सेना ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। यानी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई बच्चों कि फ्रांस जो कि एक शक्तिशाली देश था, उसको पर्सा की सेना ने हरा दिया, उसको पर्सा की सेना ने हरा दिया। और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था, नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पर दो तीन चीजें जो है खुल करके आ रही है, उसको हम लोगों को सीखना है। पहला कहता कि सेडान का युद्ध कब हुआ, या क्वेश्चन पूछा गया था कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ। तो याद रखिएगा, सेडान का जो युद्ध है वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। कब हुआ था? तो याद रखना है 1870 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो याद रखिएगा, इस युद्ध में पर्सा की जीत हुई थी, और हार कौन गया था? वो फ्रांस हारा था। और जब फ्रांस हारा था तो फ्रांस के जो उस समय के तत्कालिक सम्राट थे नेपोलियन तृतीय, उसको इस युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया था। उस युद्ध के बाद उसको क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। अगला सवाल है बच्चों की किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? किस वर्ष जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? तो याद रखिएगा कि यूनान को जो है 1830 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से भी जान लेते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके भेजिए। क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? यानी यूनान जो एक देश है, आप समझ सकते हैं यूनान एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवमय इतिहास रहा था बच्चों। जैसे आपको बता दें कि सिकंदर महान, नाम तो बहुत सारे लोग सुने होंगे बचपन में, किसी ना किसी से कहानी सुने होंगे कि सिकंदर नाम का एक राजा था जो पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हालांकि जब वो भारत आए और चंद्रगुप्त मौर्य से उनका लड़ाई हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में उनको सफलता नहीं मिली थी, और फाइनली यहाँ से उसका जो विजय अभियान था वो रुका था। लेकिन सिकंदर एक ऐसा राजा था जो लगभग सभी देशों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए सिकंदर को हम लोग विश्व विजेता के भी नाम से जानते हैं। और यूनान का ही वो राजा था सिकंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। यानी यहाँ के एक ऐसा राजा हुआ करता था जो पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करके रखा था, जिसको लोग सिकंदर महान के नाम से जानते थे, जिसको जो जीता वही सिकंदर। अभी भी कहावत है बच्चों की जो जीता वही सिकंदर। यानी सिकंदर को हराना बड़ा मुश्किल था, उसे विश्व विजेता के नाम से हम लोग जानते थे। और ये कहाँ का राजा था? तो याद रखिएगा, ये यूनान का राजा था। यानी यूनान एक ऐसा समय था कि जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, युद्ध नीति के क्षेत्र में, यहाँ तक कि साहित्य के भी क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए बच्चों प्रेरणा का स्रोत माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये स्थिति यह है कि यूनान जो है वो एक ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का गुलाम था। वो किसका गुलाम था? याद रखिएगा, वो तुर्की का गुलाम था। याद रखिएगा, यूनान एक तुर्की का गुलाम था। लेकिन जब यूनान के राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने यूनान में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने का प्रयास किया,
तो वो लगातार क्या किया, उनको अपने पूर्वजों का हवाला देते थे। याद रखिएगा, वो क्या करते थे, उनको अपने पूर्वजों का हवाला देते थे। जैसे उनको लगातार कहा जाता था कि तुम्हारे जो पूर्वज है बच्चों, वो काफी ज्यादा मतलब महान थे, और तुम लोग आज क्या है, किसी दूसरे देश का गुलाम है। तो जब वहाँ की जनता को राष्ट्रवादी व्यक्तियों के द्वारा ये बातें सुनाई जाती थी, तो उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती थी। और फाइनली यूनान जो है 1830 ईस्वी में आजाद हो गया। किससे आजाद हुआ, तो तुर्की से आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया, तो तुर्की से आजाद हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, यूनान पहले ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यही ओटोमन साम्राज्य जिसको हम लोग तुर्की मान सकते हैं। चलिए, यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए यूनानी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, यानी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इसको, किससे आजाद होने के लिए, ओटोमन साम्राज्य से आजादी लेने के लिए। और अंततः 1830 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया। जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 ईस्वी को फाइनली अंग्रेज से आजाद हो गए, इसी तरह यूनान भी 1830 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य से आजाद हो गए। चलिए, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला सवाल है बच्चों की, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी फाइनली जर्मनी जो है उसका एकीकरण पूरा हो गया, किस संधि के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये संधि था फ्रैंकफर्ट की संधि। याद रखिएगा कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है बच्चों, वो किस संधि के अंतर्गत हुआ है, तो याद रखना ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा संभव हुआ। ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा संभव हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि क्या होती है। देखिए, यह जो संधि है 1871 ईस्वी में जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था, समझे। यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुआ था, 1871 ईस्वी में बच्चों हुआ था। किसके किसके बीच, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। यह संधि फ्रांस को परसा युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जर्मनी राज्य की जीत हुई थी, और जर्मनी राज्य जब जीता था तो धीरे धीरे उसका एकीकरण हो गया। यानी यहाँ पर भी इस युद्ध में भी, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि से पहले जो जर्मन और परसा के बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी जो है ना फ्रांस की हार हुई थी, और इस युद्ध में परसा की जीत हुई थी। और इसके बाद एक संधि हुआ जिसको हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। और फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद बच्चों क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण का मार्ग जो है वो खुल गया। अगला सवाल है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। चूंकि हंगरी क्या है, हंगरी एक देश का नाम है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग बोलोगे न्यू दिल्ली। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों की हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की जो राजधानी है बच्चों वो है हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। याद रखिएगा, हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। तो यानी हंगरी एक देश का नाम है, बुडापेस्ट एक प्रसिद्ध शहर का नाम है जो उसकी राजधानी है। अगर आपको जानना है कि बुडापेस्ट कैसा देश है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बुडापेस्ट यूरोप का एक खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। मतलब जिस तरह हमारे देश में मुंबई है, हमारे देश में चेन्नई है, बेंगलोर है, इससे भी ज्यादा खूबसूरत शहर के रूप में हम लोग बुडापेस्ट को मान सकते हैं। यह शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की जो सांसद भवन है, पार्लियामेंट है, जैसे हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, आजकल मोदी जी एक नया खूबसूरत पार्लियामेंट बनाए हैं, उसी तरह से बुडापेस्ट का भी जो पार्लियामेंट है वो यूरोप की सबसे शानदार इमारतों में से एक गिनी जाती है। मतलब पूरे यूरोप में जो सबसे शानदार इमारत है, भवन है, उसमें से ये एक मानी जाती है। शहर अपने थर्मल बाथ यानी गर्म पानी स्नान घर और खूबसूरत पुलों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ते हैं, भविष्य में अच्छे पैसा कमाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बार बुडापेस्ट जाइए, जो कि हंगरी की राजधानी है। याद रखिए, जो हंगरी की राजधानी है। अब अगला सवाल हमारा आया है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। ये हम आपको क्लास में जब बता रहे तो बहुत सारे बच्चे इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे कि सर गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है। तो गीजो बच्चों है फ्रांस का प्रधानमंत्री। और इसी के चक्कर में आप याद रखिएगा कि फ्रांस में जो है ना क्या हो गया, फ्रांस में आंदोलन तेज हो गए, फ्रांसीसी क्रांति को बल मिला। यानी गीजो एक ऐसा व्यक्ति था
जिसको कि लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति के अंतर्गत इसको प्रधानमंत्री बना दिया। वास्तव में गीजो प्रधानमंत्री बनने का योग बिल्कुल नहीं था, बस वहां का जो राजा था उन्होंने क्या किया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई और गीजो को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कट्टरवादी व्यक्ति था। कट्टरवादी व्यक्ति का मतलब बच्चों होता है कि गीजो अपने ही जाति धर्म और संप्रदाय को हमेशा बढ़ावा देने के चक्कर में लगे रहते थे और दूसरे जाति धर्म और संप्रदाय को ये सही से बढ़ावा नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जनताओं में असंतोष की भावनाएं जागृत हुई और वे अपने जो है ना किसके प्रति, अपने राजा के प्रति आंदोलन पर उतर आया और वहां पर जो है ना क्रांति हुई, जिसके बाद वहां के राजा को भी अपने पद से हटना पड़ा और गीजो को भी प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है, तो याद रखिएगा गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम डिटेल से जान लेते हैं कि गीजो जो है वो सन 1847 से 48 मात्र 1 साल के लिए ये क्या बना, फ्रांस का प्रधानमंत्री बना। उसके शासन काल में जनताओं में असंतोष की भावना जागृत हो गई, होना लाजमी था, क्योंकि वह गीजो क्या कर रहा था, अपने ही जाति धर्म और संप्रदाय को बढ़ावा देने के चक्कर में लगे रहते थे, जिसके चक्कर में दूसरे जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावनाएं बढ़ गई और इसी कारण से फ्रांसीसी क्रांति हो गई 1848 ईस्वी में, जिसके बाद यहाँ के राजा को भी अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ गीजो को भी अपना प्रधानमंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ा। समझे, तो ये हम लोगों का इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि सेडावा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सेडावा का युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। बच्चों सेडावा का जो युद्ध है वो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। किसके बीच हुआ था जी, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था। इसका क्या रीजन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा सेडावा का युद्ध है, जो हमारा सेडावा का युद्ध है, चलिए कुछ लोग हैं कि अब कॉल करेंगे तो लगातार कॉल करेंगे, तब तक कॉल करेंगे जब तक कि मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना ना पड़े। चलिए सवाल हम लोगों का है कि सेडावा का युद्ध किनके बीच हुआ, तो याद रखिएगा सेडावा का युद्ध हमने बता दिया फ्रांस और किसके बीच हुआ जी, ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। ये युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ था, याद रखने वाली बात है 1866 ईस्वी में। ये युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बच्चों हुआ था कब, 1866 ईस्वी में। यह युद्ध इन दो देशों के बीच हुआ था, किसके बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। किसके बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। और इस युद्ध में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पर्सा की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, पर्सा की जीत हुई थी। और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है इसी युद्ध के बाद खुल गया। जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी जो है इसी युद्ध के साथ खुल गया। तो